हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन पर आधारित कुछ सवालों को समझने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन पर आधारित अनेक महत्वपूर्ण थ्योरम्स, इनके गुणधर्म अर्थात इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से हमने चर्चा की है। तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसके पहले का टॉपिक जिसमें हमने कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फिर हमने उसके भी पहले हमने क्या पढ़ा था, रीमान इंटीग्रेशन, उसके भी सारे के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बन चुके हैं और वे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। सीक्वेंस एंड सीरीज और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, इन सभी टॉपिक्स पर भी वीडियोस बन चुके हैं। दोस्तों, जरूर जरूर देखिएगा। सारे के सारे वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल हैं। बहुत ही बारीकी से, बहुत बढ़िया तरीके से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। तो जरूर जरूर देखिएगा दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स के साथ साथ अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत मदद करेगा। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए हम जल्दी से इन सवालों को समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आप देखिए, इसमें हमको इस इंटीग्रल की वैल्यू पता करनी है। दोस्तों, गौर से देखिए, ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन में फिट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि गामा फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x की घात n-1 इंटू ई की घात -x dx, इस पूरे को अपन गामा n इस है ना ये वाले फंक्शन के रूप में हम डिफाइन करते हैं इस इंटीग्रल को। आप x के पावर की तुलना करके देख लो, यहाँ पे x की घात 4 दिख रहा है, यहाँ पे x की घात n-1 है, यानी n की जगह मैं क्या रखूं ताकि मुझे 4 मिल जाए? तो n की जगह मुझे रखना चाहिए 5, क्योंकि यहाँ -1 भी है। तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में n बराबर 5 रख रहे हैं। तो देखो, n के स्थान पर 5 रखोगे ना तो 5 - 1 4 हो जाएगा, और e की घात -x तो बेचारा अपनी जगह पे है। तो पूरा का पूरा ये वाला इंटीग्रल देखो आपको मिल गया। और सीधी सी बात है, आपने n बराबर 5 रखा है तो ये हो जाएगा गामा 5, और गामा 5 मतलब फैक्टोरियल 4, क्योंकि हमने एक सूत्र पढ़ा है कि यदि n पॉजिटिव इंटीजर है तो ऐसी स्थिति में गामा जितना भी लिखा है उससे एक कम संख्या में वो फैक्टोरियल हो जाता है। यानी कि जैसे गामा 5 है तो फैक्टोरियल 4, गामा 10 है तो इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और फैक्टोरियल 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, अर्थात 4 दिए 12 दूनी 24 एकम 24, तो 24 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। ठीक इसी तरह से ये वाला इंटीग्रल को भी हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं, अर्थात इसका भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है उसमें e की घात में माइनस, जैसे ये x में ये समाकलन अपना हुआ, यहाँ पे वेरिएबल के रूप में हमको x दिख रहा है, तो e की घात -x है, यानी कि e की घात माइनस करके कोई वेरिएबल। अब यहाँ पे e की घात -2x लिखा है, हमको तो e की घात माइनस कोई वेरिएबल बस चाहिए, उसके साथ गुणे गुणे में कुछ नहीं चाहिए। तो इसका अर्थ है कि हमारा जो भी यहाँ पे मानने का काम होगा ना वो इसी को ध्यान में रखते हुए होगा। तो मुझे भैया 2x नहीं चाहिए, मुझे कोई सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, सिंगल वेरिएबल चाहिए माइनस चिन्ह के साथ। लेकिन यहाँ पे 2x नजर आ रहा है, तो हम इस 2x को ही अपन क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। दोनों और आप अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा 2dx बराबर dy, या dx बराबर 1/2 dy। ठीक है, लिमिटें बदलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब x का मान 0 रखोगे तो y का मान 0 मिलेगा, और जब x का मान अनंत रखोगे तो अनंत गुणित 2 यानी अनंत, यानी कि y का मान अनंत मिलेगा। क्योंकि भैया लिमिटों वाला समाकलन है, तो लिमिटों वाले समाकलन में जब आप कुछ मानते हो, एक वेरिएबल को दूसरे से जब रिप्लेस करते हो तो सीमाएं भी तो बदलनी होती है, क्योंकि ये जो लिमिट्स है वो x के लिए, अब आप जो लिमिट ज्ञात करोगे वो y के लिए होंगी। तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो x के लिमिट्स को बारी बारी से यहाँ रखते जाते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू मिलती जाती है तो उस हिसाब से फिर y की लिमिट तैयार हो जाती है। तो x की वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0, तो ये y के लिए लोअर लिमिट तैयार हो गया, और x की वैल्यू इन्फिनिटिव के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू इन्फिनिटिव, ये आपके ये यहाँ पे y के लिए क्या हो गया? इन्फिनिटिव, यानी y के लिए अपर लिमिट ये तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अब इस इंटीग्रल का स्वरूप किस तरह से बदल गया, ध्यान से देखिए। x के स्थान पर क्या हो जाएगा? देखो, x के स्थान पर हम लिख सकते हैं y/2, इस 2 को पलटाओगे तो y/2 हो जाएगा। तो x के स्थान पर लिख सकते हैं y/2, पूरे की घात 6 है तो 6 घात लगा दिया, e की घात -2x, और यहाँ पे
2x को मैंने माना है y, तो e की घात माइनस y, और साथ में dx, ये देखो आप dx, और dx बराबर हाफ dy, तो ये हाफ dy। अब देखो 2 की घात, अब देखो 2 बटे में है और घात में 6 है, और 2 की घात ये 6 हो गया, और 1 बटे 2 और है, यानी कि बटे में 2 की घात 7, तो ये बटे में 2 की घात 7, तो उसको मैंने बाहर निकाल लिया, 1 बटे 2 की घात 7 इस तरीके से। ठीक है, y की घात कितना है 6, y की घात कितने 6, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y की घात में 7 माइनस 1? आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि देखो इतना तो तय है कि ये पूरा का पूरा मुझे गामा फंक्शन की डेफिनेशन में फिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन में वेरिएबल के पावर में n माइनस 1 होता है, वेरिएबल के पावर में कुछ कुछ माइनस 1, तो यहाँ पे 6 था तो उसमें जानबूझ के 7 माइनस 1 लिखा, ताकि n माइनस 1 के रूप में उसको मुझे देखते बने। ठीक है, तो इस रूप में मैंने इसको लिखा, y की घात में 7 माइनस 1, e की घात में माइनस y dy। अब देखो पूरा का पूरा ये गामा फंक्शन के रूप में फिट हो गया, तो इसलिए मैं e की घात माइनस कोई वेरिएबल, तो ये 2x था ना, तो ये जच नहीं रहा था, इसलिए उसको कुछ दूसरा माना। तो ये पूरी की पूरी मेहनत उसी की गई है ताकि e की घात में माइनस चिन्ह के साथ कोई मुझे वेरिएबल दिखे, सिर्फ वेरिएबल, उसके साथ दोगुना तिगुना चौगुना कोई उसका गुणज मत दिखे। ठीक है, तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। तो और घात में 6 है, उसको मैंने 7 माइनस 1 लिखा, ताकि ये पूरा का पूरा अब इस में फिट हो जाए। दोस्तों देखो, आप ऐसा ना सोचे कि सर ये तो गामा एन मतलब तो ये होता है सर, यहाँ तो एक्स नहीं दिख रहा है, वाई दिख रहा है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन में फिट हो रहा है। दोस्तों वेरिएबल बदला हुआ दिखने से क्या फर्क पड़ता है, ये तो एक्स के साथ ये पूरा मतलब ये एक्स के रूप में दिख रहा है, पूरा ये वाई के रूप में दिख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पैटर्न को चेक करना है, स्वरूप उसका वही है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे की घात माइनस एक्स है, यहाँ पे की घात माइनस वाई है, यहाँ एक्स की घात n माइनस 1 है, यहाँ y की घात 7 माइनस 1 है, इंटीग्रल 0 से अनंत है, इंटीग्रल 0 से अनंत है। तो मेन चीज तो ये है ना, इसी को अपन को चेक करना है। तो जिस तरह से आप इसको गामा n कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की घात n माइनस 1 है, यहाँ y की घात 7 माइनस 1 है, यानी n के स्थान पर आपको 7 दिख रहा है, इसलिए ये पूरा का पूरा हो जाएगा गामा 7। ठीक है, और गामा 7 मतलब फैक्टोरियल 6। अभी हमने चर्चा की यदि n पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा में जितना भी लिखा हुआ है उससे एक कम हो जाता है फैक्टोरियल में। ठीक है, तो गामा 7 यानी फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720, 2 की घात 7 मतलब 128। ठीक है, तो कटने पर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यह जाएगा 45/8। ठीक है, 16 से कटेगा, 16 128, और 16 गुणित 45 करते हैं तो 720 आता है। तो इस तरह से ये 45/8 आपका आंसर आ गया दोस्तों। कितना सरल तरीके से बनाया देखिए आप। और ये देखिए ये बीटा फंक्शन के पैटर्न का है, देखो गौर से देखो, इस 5 देखो, पहले तो इंटीग्रेशन की लिमिट देख लो, 0 से 1 है। ठीक है, x की घात 5 है, तो 5 को लिख सकते हैं अपन 6 माइनस 1, और ये 1 माइनस एक्स का वर्ग, तो ये घात 2 को लिख सकते हैं अपन 3 माइनस 1। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि बीटा फंक्शन की डेफिनेशन को देखो, वहां पे x की घात कुछ कुछ माइनस 1, यानी जैसे यहाँ पे m माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स की घात में n माइनस 1, मतलब -1 होना जरूरी है सामने, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे 5 दिख रहा था तो मैं इसको जानबूझ के 6 माइनस 1 लिखा, ताकि इसको मैं m माइनस 1 के रूप में देख सकूं, और ये 2 है तो इसको मैं 3 माइनस 1 देखा, ताकि इसको मैं n माइनस 1 के रूप में देख सकूं। तो इस तरह से मुझे m के स्थान पर 6 और n के स्थान पर 3 नजर आ रहा है। तो जिस तरह से ये होता है बीटा mn, उस तरह से ये होगा बीटा 6-3। आप कंपेयर करके देख लो, m की जगह 6 और n की जगह 3 आपको दिख रहा है। और इसका फिर ये फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है कि यदि m और n दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसका फॉर्मूला इस तरह से होता है। जैसे m के रूप में क्या दिख रहा है आपको 6, तो ये हो जाता है फैक्टोरियल m माइनस 1 अर्थात फैक्टोरियल 6 माइनस 1 अर्थात फैक्टोरियल 5, वैसे इसका भी एक कम हो जाएगा तो फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे क्या होता है फैक्टोरियल m प्लस n माइनस 1, यानी कि दोनों का जोड़ -1, तो 6 3 9 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 8। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दोस्तों, इसको बकायदा प्रूफ भी किया हुआ है, देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला है, बीटा mn इज इक्वल टू फैक्टोरियल m माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल m प्लस n माइनस 1। यदि m और n दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं तो ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। और इसको हमने प्रूफ किया है, m और n के स्थान पर 6 और 3 दिख रहा है, तो इन सूत्रों में आप रख दीजिए, आपको इतना ही मिलेगा। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1/168। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरह से ये तीनों सवाल बन गए। हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। ये सवाल काफी सरल हैं, लेकिन जो कठिन है वो उतने भी कठिन नहीं है, बस इसी टाइप से वो भी बनेंगे, इसी प्रकार से उनको भी बनाना है। तो आप अनेक अन्य सवालों की प्रैक्टिस करके देखिएगा। कहीं पर भी डाउट आएगा तो जरूर बताइए दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।